सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। एंड आज के सेशन में बेटा हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है ना। अगर कोई भी वस्तु, चाहे आप उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो आपको पता है पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी हमेशा क्या करता है, उस वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का सरफेस है, मान लो ये आपका बेटा अर्थ है। यहाँ पे अगर h हाइट पे मान लो एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक। तो अगर आप यहाँ से इसको रिलीज करते हैं तो आपको पता है ये जो अर्थ है बेटा, ये अर्थ इस पे एक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, इसको पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, ठीक। जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो वस्तु है ये पृथ्वी की तरफ गति करने लगेगा, या पृथ्वी सरफेस की तरफ ये गति करने लगेगा। या जैसे आप किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है और इस वस्तु को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो इस केस में भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो पृथ्वी इस वस्तु को भी अपनी तरफ खींच रहा होता है, पृथ्वी इसको अपनी तरफ पुल कर रहा होता है, खींच रहा होता है। तो चाहे आप ऊपर से किसी वस्तु को नीचे गिराते हैं या नीचे से किसी वस्तु को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, दोनों ही केस में पृथ्वी उन वस्तुओं पर क्या लगाता है बेटा, बल लगाता है, और उस बल के अधीन ये वस्तु जो है गति करता है। तो इसीलिए इस तरीके की जो गति होती है बेटा, इस गति को हम बोलते हैं गुरुत्वाधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति। तो अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर गति कर रहे हैं और उसमें केवल और केवल पृथ्वी बल लगा रहा है, हम इस पे कोई बल नहीं लगा रहे, हमारे द्वारा आरोपित बल शून्य है। इन गतिमान वस्तुओं पे जो बल कौन आरोपित कर रहा है, पृथ्वी आरोपित कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए पृथ्वी के बल के कारण इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और इन वस्तुओं में जो त्वरण होता है बेटा वो जी होता है, A इज इक्वल टू जी। जी को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसके डेफिनेशंस देखें, यदि कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन, पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है, अधीन रहकर गति कर रहा है, तो उसे गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। क्या होता है बेटा? गुरुत्वाधीन गति हम उसको कहते हैं। तो गुरुत्वाधीन गति के अंदर वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण होता है, वस्तु का जो त्वरण होता है बेटा, वो क्या होता है, A इज इक्वल टू जी, और G का वैल्यू आपका फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये जो G का जो वैल्यू है बेटा, ये अलग अलग कंडीशंस में चेंज होता है, ठीक ना। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, गुरुत्वाकर्षण में, कि G जो स्मॉल g का जो वैल्यू है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हम लास्ट 8 चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पे आपको कंसीडर करना है g का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, ये 9.8, या कभी कभी क्वेश्चंस में आपका g का वैल्यू दे रखा होगा 10, तो आप क्वेश्चन में अगर आपका g का वैल्यू दे रखा है 10 तो आप 10 यूज करेंगे, अदरवाइज आप 9.8 यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है बेटा वो क्या होगा, वो A इज इक्वल टू जी, और G का वैल्यू होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओहो भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब जो गुरुत्व के अधीन गति है, 3 तरीके के होंगे। सबसे पहला मुक्त पतन। क्या होगा बेटा? मुक्त पतन, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल। मुक्त पतन का मतलब क्या होता है? मुक्त पतन का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, यहां पे एक वस्तु है, ये आपका अर्थ सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, यहां से आपने एक वस्तु को छोड़ दिया, जस्ट इसको आपने होल्ड कर रखा था और उसको बस बिना फोर्स के आपने क्या करा, इसको यहां से छोड़ा। तो इस हाइट से अगर वस्तु को आप क्या करते हो, छोड़ते हो, तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो यहां पे
इसका वेग क्या है बेटा, 0 है। तो जब यहां से आप इसको छोड़ोगे तो ये वस्तु है बेटा ये नीचे की तरफ गति करने लगेगा, इसकी तरफ, पृथ्वी सरफेस की तरफ गति करेगा। तो यहाँ पे इसकी जो गति है बेटा इसको हम बोलते हैं मुक्त पतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुक्त पतन। जैसे मान लो एक सेब का पेड़ है ना, एप्पल का ट्री है, और उसमें एप्पल लगे हुए हैं बहुत, और एक एप्पल जो है बहुत ज़्यादा पक गया है और उस डाली से वो टूट के अचानक से गिर जाता है, बिना हवा, बिना कुछ, हवा चल नहीं रही है, ठीक है। एप्पल क्या हुआ, डाली से टूटा और नीचे गिर गया। तो उस एप्पल की जो गति है, उस सेब की जो गति है, वो कैसा होगा बेटा, वो मुक्त पतन होगा। आपने क्या करा, एक h हाइट पे, पृथ्वी सरफेस से कुछ हाइट पे आपने एक बॉटल को होल्ड किया, आपने बॉटल को पकड़ रखा है, आपने क्या करा, बॉटल को अचानक से आपने छोड़ दिया। तो जैसे आप बॉटल को अचानक से छोड़ोगे तो नीचे की तरफ गिरेगा, तो उस बॉटल की जो गति है वो क्या होगा बेटा, मुक्त पतन होगा, फ्री फॉल होगा। क्या होगा, फ्री फॉल होगा। ओहो बहुत बढ़िया, क्या होगा भाई, फ्री फॉल होगा। चलो बहुत बढ़िया। आपने एक बॉल पकड़ रखा है h हाइट पे, आप छत पे खड़े हो और आपके हाथ में क्या है, एक बॉल है, आप पकड़ के रखा है अपने बॉल को, और अचानक से उस बॉल को आपने क्या कर दिया बेटा, छोड़ दिया। जब अचानक से उस बॉल को छोड़ोगे, जब अचानक से आप उस बॉल को छोड़ोगे तो उस बॉल की जो गति है वो कैसा होगा, वो मुक्त पतन होगा, फ्री फॉल होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री फॉल हम किसे कहते हैं, फ्री फॉल किसे कहते हैं। ठीक है, तो फ्री फॉल के केस में आपका प्रारंभिक वेग जो होता है वस्तु का, प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0, प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, यहां पे त्वरण क्या होगा, क्योंकि ये गुरुत्व के अधीन गति कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, g हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या होगा भाई, g होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, a इज इक्वल टू g, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पे गति के समीकरण क्या होंगे इसके लिए, गति के समीकरण, गति के समीकरण देखो, पहला समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी, यहाँ पे u आपका 0 है, तो v इज इक्वल टू आपका जाएगा 0 प्लस a आपका g हो जाएगा बेटा, तो t हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका जाएगा v इज इक्वल टू जी टी। मुक्त पतन के लिए गति का जो पहला समीकरण होगा वो v बराबर क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू आपका है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी जो हाइट है पृथ्वी तल से, इसकी जो हाइट है बेटा वो कितना है, वो h है। अगर पृथ्वी तल से इसकी हाइट h है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू h, विस्थापन उसका h के बराबर हो जाएगा, u 0 इंटू टी प्लस का हाफ ऑफ g t का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू आपका जाएगा हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर, तो ये आपका जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, देखो थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा आपका, थर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग आपका 0, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग 0, और ये आपका जाए 2 इंटू जी इंटू एच, ए आपका g के बराबर हो जाएगा, s जो है विस्थापन जो है उसके हाइट के बराबर हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s, तो यहाँ से v इज इक्वल टू आप लिख सकते हो रूट ऑफ 2g h, क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ 2g h हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है। ठीक, तो ये मुक्त पतन के लिए, अगर कोई भी वस्तु फ्री फॉल कर रहा है, मुक्त पतन हो रहा है, तो मुक्त पतन के लिए ये वस्तुओं के गति के लिए समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, v इज इक्वल टू जी टी, एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g h हो जाएगा। ओहो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सेकंड केस में आता है जब किसी वस्तु को ऊपर की दिशा में फेंका जाता है। ठीक है, सेकंड केस में हम बात करेंगे जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। अब जैसे आपके हाथ में एक गेंद है और आपने उस गेंद को क्या करा, वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक दिया। वर्टिकली क्या मतलब, लंबवत दिशा में आपने क्या करा, एक बॉल को बहुत हाइट h तक हमने उसको क्या करा, फेंका। देखो ग्राउंड स्टेट पे आप हो, आपके हाथ में एक बॉल है बेटा, या कोई भी चीज है, मान लो आपके हाथ में आपका मोबाइल है,
और आपको गुस्सा आया और आपने क्या करा, उसको ऊपर की तरफ फेंका, आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका। ठीक, जब आप इसको ऊपर की तरफ फेंकोगे, जब आप इसको क्या करोगे बेटा, ऊपर की तरफ फेंकोगे, तो इसकी जो गति है वो क्या आ जाएगा, वो अपवर्ड मोशन है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपवर्ड मोशन। कैसा मोशन होगा इसका, ये अपवर्ड मोशन होगा। अच्छा, अब यहां पे देखो, एनालाइज करो इसको, तो यहां पे इसका इनिशियल वेग u है, ठीक, और कुछ हाइट पे इसका फाइनल वेग कितना है बेटा, सर यहाँ v है। अंतिम वेग कितना है भाई, v। किसी समय t पर इसका अंतिम वेग या किसी समय t पर इसका वेग क्या है भाई, v है। देखो अब इस केस में यहाँ पे पृथ्वी इसको कहाँ खींच रहा है, नीचे की तरफ, तो बल कहाँ लगेगा भाई, नीचे की तरफ। अगर बल नीचे की तरफ लग रहा है तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन जो त्वरण है, त्वरण कहाँ होगा बेटा, नीचे की तरफ। ये जो बल है, ये बल क्या क्रिएट करेगा, इसमें मंदन क्रिएट करेगा, मंदन उत्पन्न करेगा। मंदन का मतलब वस्तु का जो वेग है वो धीरे 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 क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप मोशन को एनालाइज करते हो, मोशन को अगर आप एनालाइज करो तो F यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, मंदन क्रिएट करेगा। जब मंदन क्रिएट करेगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन A जो है वो किसके बराबर होगा बेटा, -g के बराबर होगा। तो जब भी हम अपवर्ड मोशंस को एनालाइज करेंगे, जब भी हम अपवर्ड मोशन को एनालाइज करेंगे बेटा, तो हमेशा A का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा बेटा, -g के बराबर। A इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, -g के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो a की जगह आप माइनस का g रखोगे तो v इज इक्वल टू बेटा u माइनस का क्या जाएगा बेटा, gt हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका अपवर्ड मोशन के लिए बनेगा v इज इक्वल टू u माइनस का gt। सेकेंड देखो, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक, तो t समय में वस्तु का मान लो यहाँ पे पहुंच गई है, इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड सरफेस से, इसकी हाइट मान लो h है, तो विस्थापन कितना होगा इसका, h हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू आपका h इज इक्वल टू ut, a का वैल्यू माइनस का g है तो माइनस का हाफ ऑफ gt स्क्वायर। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन जितने भी आप लिखेंगे, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन है, तीनों में इक्वेशन माइनस का यूज होगा। देखो ये माइनस का gt, माइनस का हाफ ऑफ at स्क्वायर, तो अपवर्ड मोशन के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा बेटा वो कैसा होगा, नेगेटिव में होगा, माइनस में होगा। अच्छा देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक ना। तो यहाँ पे अंतिम में v, तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू देखो u स्क्वायर प्लस का 2as, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2gh। तो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा अपवर्ड मोशन के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2gh। ठीक, तो चाहे फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन आपका किसमें बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। और नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब अधिकतम ऊंचाई पे, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग v जो है वो क्या होगा, शून्य होगा। v क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, तो अधिकतम मैक्सिमम हाइट पे अगर आप जाओगे तो मैक्सिमम हाइट पे वस्तु का जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, शून्य। क्योंकि जब किसी वस्तु को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में वस्तु एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद फिर वहां से वापस नीचे आएगा। तो जहां से वो नीचे आना स्टार्ट करेगा तो उस पॉइंट पर उसका वेग जो होगा, अंतिम वेग जो होगा बेटा वो क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अपवर्ड मोशन। ठीक है ना, अगर कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसके लिए आ जाएगा। देखो नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट वस्तु अगर नीचे की तरफ गिरता है, वस्तु ऊपर से नीचे की दिशा में
दिशा में गति करता है। यहां पे सेंटेंस जोड़ दो ना, यदि वस्तु ऊपर से नीचे की दिशा में गति करता है। तो इसके लिए क्या होगा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डाउनवर्ड मोशन। क्या बोलते हैं हम इसको, डाउनवर्ड मोशन बोलते हैं। तो यदि वस्तु ऊपर से नीचे की दिशा में गति करता है तो इस केस में वस्तु का जो है मोशन कैसा होगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा होगा वो देख लेते हैं। लेट्स से ये हमारा अर्थ सरफेस है, क्या भाई ये अर्थ सरफेस है, सर्टेन हाइट h पे, यहाँ पे मान लो यहाँ से एक वस्तु है, इसको नीचे की तरफ फेंका जाता है u वेग से, नीचे की तरफ हमने फेंका, हमने जोर लगा के फेंका वस्तु को, तो u वेग से हमने इसको फेंका। जब u वेग से हम इसको वस्तु को फेंकेंगे तो इस केस में क्या होगा बेटा, तो इस केस में देखो सिंपल, इस केस में देखो सिंपल, हाँ ठीक है, u देखो अब यहाँ पे क्योंकि ये जो पृथ्वी है वस्तु को नीचे की तरफ खींचेगा तो बल कहाँ लगेगा बेटा, बल नीचे की तरफ लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और इसीलिए इसमें त्वरण भी कहाँ होगा बेटा, नीचे की तरफ होगा। तो धीरे धीरे वस्तु का जो वेग है वो क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे वस्तु का जो वेग है वो क्या होगा भाई, बढ़ेगा। तो इस केस में त्वरण जो है, त्वरण a जो है वो प्लस g के इक्वल होगा, विस्थापन s जो है वो किसके इक्वल होगा भाई, h के इक्वल होगा। मान लो ये सर्टेन हाइट h पे है, क्या सर्टेन हाइट h पे है, तो इसका विस्थापन क्या जाएगा, h हो जाएगा। तो गति के जो समीकरण होंगे बेटा वो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, अरे यार क्या जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन होगा बेटा ये। सेकेंड इक्वेशन होगा आपका h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर, विस्थापन h होगा बेटा इसमें, ठीक। तो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हाफ ऑफ सॉरी यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आपका यहाँ पे बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बनेगा हमारे डाउनवर्ड मोशन के लिए जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखेंगे बेटा वो हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाहनों की अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न डालेंगे वाहनों की अवरोधन दूरी, वाहनों की अवरोधन दूरी, अवरोधन का मतलब स्टॉपिंग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स का मतलब क्या है, लेट्स इसको थोड़ा सा पहले फील कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा फील कर लेते हैं। जैसे एक रोड है, मान लो ये हमारा एक रोड है, ठीक है, और इस रोड पे, ये रोड है स्ट्रेट सीधी रोड है ना, और इस सीधी रोड पे एक गाड़ी चल रही है, ठीक है। ये गाड़ी है, अच्छा ड्राइंग है मेरा, ठीक है, एक गाड़ी है, और मान लो ये गाड़ी इस रोड पे चल रही है इनिशियल स्पीड u के साथ 10 किलोमीटर पर सेकेंड या 60 किलोमीटर पर सेकेंड, कोई भी एक स्पीड हो सकती है, 80 की स्पीड से चल रहा है, 70 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। और ये गाड़ी चलती है एक बहुत हाई स्पीड से चलती है, और अचानक से ड्राइवर को क्या करता है, ड्राइवर अचानक से देखता है कि इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक लड़का रोड क्रॉस कर रहा है, एक लड़का जो है रोड क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। अब ड्राइवर को जब वो लड़का दिखेगा कि वो क्रॉस कर रहा है, और ड्राइवर को ये लगता है कि वो लड़का जो है जब तक मैं उस लड़की तक पहुंचूंगा गाड़ी लेके तब तक वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो शायद बेबी यहाँ पे उस ड्राइवर को लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे
एक्सीडेंट होने के चांसेस है, या उस लड़के की जगह उसको एक गड्ढा दिख जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा दिख जाता है, उसको लगता है गड्ढे में अगर मैं गिर गया तो मे भी एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ड्राइवर क्या करता है, रिएक्ट करता है। और जैसे ड्राइवर यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब वो क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा, गाड़ी में क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा। जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है और होते होते जैसी गाड़ी यहाँ पे पहुँच जाता है और यहाँ पे पहुँच के गाड़ी जो है यहाँ पे रुक जाता है, यहाँ तक पहुँचते गाड़ी रुक गया। तो इस केस में, इस कंडीशन में इस व्हीकल्स ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और यहाँ पे इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, अवरोधन दूरी हम इसको बोलते हैं। इस दूरी को जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के कुछ समय बाद गाड़ी जाके किसी बिंदु पर या किसी प्लेस पर, किसी स्थान पे वो रुक गया, तो उस ड्यूरेशन में गाड़ी ने जितना दूरी तय किया या जितना विस्थापन उसने तय किया उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस या अवरोधन दूरी बोलते हैं। अच्छा, जब गाड़ी यहाँ पे रुकेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, तो इसके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वेग बढ़ है तो इसका मतलब मोशन यहाँ पे क्या है भाई, मंदन का है। कैसा मोशन है, कैसे गति कैसा है भाई, मंदन है। और मंदन के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, माइनस का ए होता है, माइनस का ए। तो आपको यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है और स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे बेटा, गति का तीसरा समीकरण यूज करोगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टॉपिंग जो डिस्टेंस है उसके डेफिनेशंस लिख देता हूँ। यह वह दूरी है, यह वह दूरी है जो गतिमान वाहन के ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पूर्व चल चुकी होती है, उसे हम अवरोधन दूरी बोलते हैं, अवरोधन दूरी कहते हैं। ठीक हो गया, ये चीज समझ में आ गया। स्टॉपिंग डिस्टेंस किसे बोलते हैं, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस हम यहाँ पे बोलते हैं। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो, तो कैसे निकालेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो गति के तीसरे समीकरण से, गति के थर्ड समीकरण से देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाए बेटा, u स्क्वायर माइनस का 2as। माइनस का हमने इसलिए यूज किया बेटा क्योंकि यहाँ पे त्वरण क्या होगा बेटा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि गति कैसा है, मंदन है। तो जब भी मंदन गति के बारे में डिस्कस करेंगे, डीएक्सेलरेटेड मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमेशा आपको क्या करना है बेटा, जो एक्सेलरेशन उसको नेगेटिव लेना है और इक्वेशन ऑफ मोशन जितने भी होंगे उस सबको नेगेटिव में लेना है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gs। वी कितना है बेटा, 0, क्योंकि गाड़ी रुकता है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2as। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यहाँ से s इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर अपॉन 2s, सॉरी यार 2a, क्या जाएगा 2a। ठीक है, तो s इज इक्वल टू क्या जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2a, और इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, अवरोधन दूरी बोला जाएगा। इसी को क्या बोला जाएगा भाई, अवरोधन दूरी बोला जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है, समझ आया कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है भाई कि फाइनल वेलोसिटी को 0 रख दो, एक्सेलरेशन को नेगेटिव में रख दो, और उसी से आप जो है निकाल सकते हो अवरोधन दूरी।
ठीक, चलिए एक छोटा सा टॉपिक और है, लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर का, दैट इज सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बेटा? सापेक्ष वेग। इसकी बात करते हैं, सापेक्ष वेग। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी, क्या बोलेंगे हम इसको? रिलेटिव वेलोसिटी, इंग्लिश में बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष वेग। देखो सापेक्ष वेग को अगर हम समझें या सापेक्ष वेग को अगर हम एनालाइज करें तो देखो आपने कभी मोशन को एनालाइज किया होगा रोड पे चलते हुए। जब आप रोड पे किसी कार पे बैठे हो, किसी बस में बैठे हो, या स्कूटी से जा रहे हो, या आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपने कभी एनालाइज किया होगा बेटा कि जब दो गाड़ियाँ सेम दिशा में चलती है, जैसे एक रोड है, ठीक है ना, इस रोड पे एक गाड़ी इस दिशा में चल रही है और इसी के साथ एक दूसरी गाड़ी भी सेम इसी दिशा में चल रही है। मान लो ये V1 स्पीड से चलती है, ये V2 स्पीड से चलती है। तो आपने कभी एनालाइज किया होगा, अगर आप गाड़ी A में बैठे हो और A में बैठ के आप गाड़ी B को अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो आपको लगता है कि गाड़ी B ना स्लो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। आपने एनालाइज किया कि गाड़ी जो है ना B वो धीरे धीरे चल रहा है, आपको ऐसा फील होता है, ऐसा आपको फील होता है कि अगर आप गाड़ी A में बैठे हो और गाड़ी B को अगर आप एनालाइज कर रहे हो, गाड़ी B को एनालाइज कर रहे हो, तो उस केस में आपको लगता है कि जो गाड़ी B है ना वो धीरे धीरे चल रहा है, उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा है नहीं, ऐसा लगता है वो स्लो स्पीड से चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप भी तो गति कर रहे हो ना, आपकी भी तो स्पीड है ना, आप उसी के साथ ही तो चल रहे हो। जब उसी के साथ चलोगे तो आपको फील होगा कि गाड़ी B जो है वो कम स्पीड से चल रही है। अच्छा, दूसरी लेन में, ये दूसरी लेन है और इस दूसरी लेन में ना एक गाड़ी आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, एक गाड़ी आ रही है C और ये गाड़ी इस दिशा में चल रही है V3 स्पीड से। किससे? V3 स्पीड से। अब फिर वही आप A में बैठे हो भाई, और A में बैठ के आप C को एनालाइज कर रहे हो। आपने C को देखा, यार वो तो आते ही निकल गया, ऐसा लगता है वो आया स्विंग करके निकल गया। आपने कहा ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया? आपने जैसे ही गाड़ी C को देखा वो दूर से आ रहा है और जैसे जैसे आपके पास में आया, जैसे आपके पास में आया और आपके पास में आते ही विदिन 1 सेकेंड के अंदर वो आपको क्रॉस करके बहुत आगे चला गया। ऐसा फील होता है हमें। कभी ऐसा अगर फील नहीं किया तो कभी करना इस चीज़ को, फील एनालाइज करना, ठीक है, कभी इस चीज़ को एनालाइज करना, ठीक। तो सिंपल सी बात है, जब हम ए ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में जब हम बी के वेलोसिटी को मेजर करते हैं तो v की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को, उस वेग को हम क्या बोलते हैं बेटा? सापेक्ष वेग बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ए गति की अवस्था में तो ए के सापेक्ष अगर हम c के वेग को मेजर कर रहे हैं या c के वेग को कैलकुलेट कर रहे हैं, c के वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं, तो इस केस में a के रिस्पेक्ट में c की जो वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सापेक्ष वेग बोलेंगे। तो जब एक वस्तु के सापेक्ष, एक गतिमान वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरे गतिमान वस्तु का वेग निकाला जाता है तो उस वेग को हम क्या बोलते हैं? सापेक्ष वेग बोलते हैं। दोबारा से बोलूंगा, अगर हमारे पास एक गतिमान वस्तु है, उस गतिमान वस्तु के सापेक्ष जब हम किसी दूसरे गतिमान वस्तु के वेग को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसके वेग को हम क्या बोलते हैं बेटा? सापेक्ष वेग हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सापेक्ष वेग के केस में अगर हम इसके डेफिनेशंस लिखते हैं, सिंपल सा इसका डेफिनेशन होगा, ठीक है। देखो इसका डेफिनेशन है, किसी वस्तु A का वह आभासी वेग, वह आभासी, ये आभास होता है केवल, हाँ क्या होता है? ये आभास होता है, आभासी वेग जो B के सापेक्ष या B से प्रेक्षित किया जाता है,
प्रेषित किया जाता है। ठीक है, वस्तु ए का बी के सापेक्ष, ठीक है, वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग कहलाता है। सापेक्ष वेग कहलाता है। ठीक है, तो वस्तु ए का वह आभासी वेग जो बी के सापेक्ष कैलकुलेट किया जाता है या बी के सापेक्ष उसको प्रेषित किया जाता है, तो उसी वेग को हम क्या बोलते हैं बेटा, सापेक्ष वेग बोलते हैं। और इसे वी ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे वी ए बी कैपिटल में लिखते हैं। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, कैपिटल वी ए बी के रिस्पेक्ट में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, से प्रदर्शित करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, वी ए बी के रिस्पेक्ट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। तो देखो, अगर दो वस्तु सेम दिशा में है, यदि दो वस्तु सेम मतलब एक ही दिशा में, एक ही दिशा में गतिमान है। ठीक, अगर वस्तु किसमें, सेम दिशा में, मतलब एक ही दिशा में गतिमान है, तो सापेक्ष वेग क्या होगा। देखो, एक वस्तु है, ये इस दिशा में गतिमान है v1 वेग से, ए वस्तु, एक आपका बी वस्तु है, वो भी इसी दिशा में गतिमान है भाई, किससे, v2 वेग से। तो ए के सापेक्ष बी का वेग, ए के सापेक्ष बी का वेग, देखो ए के रिस्पेक्ट में बी का जो वेग होगा, ए के सापेक्ष बी का जो वेग होगा वो क्या जाएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा v1 माइनस v1 माइनस v2। तो ए के सापेक्ष बी का जब हम वेग निकालेंगे, वस्तु अगर सेम दिशा में गतिशील है, सेम दिशा में वो गति कर रहे हैं, तो उस केस में वेगों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो v1 माइनस का क्या जाएगा बेटा, v2 हो जाएगा। ठीक है, देखो सेकंड केस में, यदि दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिशील है या गतिमान है, विपरीत दिशा में, मान लो ए वस्तु इस दिशा में है, v1 वेग से गति कर रही है, और एक बी वस्तु है और वो इस दिशा में गति कर रहा है v2 वेग से। ठीक, ए वस्तु v1 वेग से गति कर रहा है, बी वस्तु उसके विपरीत दिशा में गति कर रहा है v2 वेग से। तो ए के सापेक्ष, ए के, रुक जाओ एक मिनट, ए के सापेक्ष बी का वेग, सॉरी यहाँ पे एक चीज देखो, ए के सापेक्ष निकाल लेना, ए के सापेक्ष बी का वेग, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे बेटा, ए के सापेक्ष बी का वेग आपका जो v2 माइनस v1, और बी के सापेक्ष ए का वेग, बी के सापेक्ष ए का वेग, तो ये आपका जो v1 माइनस। ठीक है, तो अगर b के सापेक्ष ए का वेग निकालेंगे तो v1 माइनस v2, और a के सापेक्ष अगर b का वेग निकालेंगे तो आपका जाएगा v1 प्लस, सॉरी v2 माइनस v1 हो जाएगा। सेम एज इट इज a के सापेक्ष b का वेग, a के सापेक्ष b का वेग, तो ये आपका जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करें vba। ठीक है, vba, तो ये आपका जाएगा v2 प्लस v1, क्या जाएगा, v2 प्लस v1, वेक्टर लगा लेना इसमें। ठीक है, सेम एज इट इज अगर b के रिस्पेक्ट में, मतलब b के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, b के सापेक्ष a का वेग अगर हम निकालते हैं बेटा, है ना, b के सापेक्ष a का अगर हम वेग निकालते हैं तो क्या जाए बेटा, vab इज इक्वल टू आपका जाए v1 प्लस v2। तो दोनों के केस में हम वेलोसिटीज को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। दोनों के केस में ए के रिस्पेक्ट में ए के सापेक्ष बी का वेग या बी के सापेक्ष ए का वेग जब भी हम निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। तो जब भी दो वस्तु आपस में क्या होते हैं, विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो उनका वेग जुड़ता है, इसलिए आपको लगता है कि वस्तु जो है बहुत स्पीड से गति कर रहा है। जब वस्तु सेम दिशा में गति कर रहे होते हैं, जब दो वस्तु सेम दिशा में गति कर रहे हो तो आपको लगता है, ठीक है,
एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का जो बेग है वो कम है, क्यों? क्योंकि उस केस में बेग जो है आपका माइनस हो जाता है। क्या जाता है बेटा? बेग जो है आपका माइनस हो जाता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो इसी के साथ चैप्टर 3 में जितने भी टॉपिक्स थे बेटा सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं बेटा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, जाके प्लेलिस्ट को विजिट करो, और सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना रखे हैं मैंने। ठीक है, सारे चैप्टर्स पे धीरे धीरे वीडियोस आ रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए बेटा, ताकि उनको भी अच्छा अच्छा कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सके। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स भी करवाऊँगा मैं। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स की पूरी प्रिपरेशंस करवाऊँगा चैनल के माध्यम से। छोटे छोटे वीडियोज़ मिलेंगे, ये छोटे छोटे वीडियोज़ मिलेंगे, बट वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोज़ में जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा फिजिक्स का। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों को भी चैनल के साथ जोड़िए। ठीक है, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और मैथमेटिक्स अगर आपको पढ़ना है बेटा तो मेरा एक न्यू चैनल है एडोमी, तो एडोमी यूट्यूब चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। एडोमी यूट्यूब चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा प्लेलिस्ट का, आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करके आप मैथमेटिक्स की भी स्टडी कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।